गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस हफ्ते की तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें रहीं, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की खबरें भी रहीं, उस पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम ईरान से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान में जो है हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और असल में हुआ यूं कि 23 सितंबर की ये बात है। तो ईरान की एक नागरिक हैं, महाशा अमीनी उनका नाम है। तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने हिजाब सही ढंग से नहीं पहना है। और पुलिस हिरासत में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद से जो है वहाँ जो विरोध प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ वो उग्र हो गया। और एक मानवाधिकार संगठन है, उसका कहना है कि लगभग 31 लोगों की वहाँ मौत हो गई है। वहीं जो सरकारी टेलीविज़न है वहाँ का, उसका कहना है कि 17 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देखिए, ये जो आंकड़े हैं इस पर उतार चढ़ाव होते रहता है, पता नहीं आगे क्या होगा। वहाँ इंटरनेट जो है बंद कर दिया है। तो ये तो वहाँ की बात है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा थोड़े बहुत ईरान के बारे में। देखिए, ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है। और वो एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है जहाँ मेजोरिटी जो है वो सिया मुस्लिम फॉलो करते हैं। 1979 को जो है वहाँ ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था। तो उसके बाद से जो है जो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी जो थे वहाँ के सुप्रीम लीडर, तो उन्होंने जो है एक तरीके से ये हिजाब वगैरह कंपलसरी उन्होंने पब्लिक प्लेसेस में कर दिए थे। अगर आप 1979 से पहले देखें तो ईरान बहुत अलग था। और वहाँ काफ़ी मॉडर्न, आपको आप यकीन भी नहीं करेंगे अगर आप उसके बारे में थोड़ा नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1979 का ईरान आखिर किस तरीके से था। कभी हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेकिन अब जो है हालत वहाँ काफ़ी, मतलब महिलाओं के लिए जो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करना ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हिजाब वहाँ पहनना पब्लिक प्लेसेस में ज़रूरी होता है। तो खुले बाल में आपको ऐसा कोई दिखेगा नहीं वहाँ। तो ये कंपलसरी वहाँ होता है। और इसी को लेकर अभी जो है ये प्रदर्शन जो है शुरू हुआ है, क्योंकि महासा अमीनी की जो है पुलिस हिरासत में हत्या हो गई। और अब वहाँ प्रदर्शन जारी है। और इंटरनेट भी वहाँ की सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया इंटरनेट पर भी। सोशल मीडिया पर भी इस पर काफ़ी चल रहा था और काफ़ी लोगों ने इसकी निंदा करी है और काफ़ी ये न्यूज़ इस पर बनी थी। अब आगे देखना होगा कि आखिर इसमें क्या होता है, क्या कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन हो पाता है महिलाओं के लिए। देखिए, जब हम हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब एक चॉइस होना चाहिए। और हालांकि दो बातें इसमें बहुत ज़रूरी है। एक तो देखिए बात है कि जो हमारी सोसाइटी, हम 21वीं सदी में रहते हैं। तो एक तो राइट टू चॉइस है, महिलाएं क्या पहने वो उनका, वो जैसा चाहती हैं वो पहने, चाहे वो बुरखा हो या कोई भी कपड़े हों, उस पर हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये भी सच है कि चाहे बुरखा हो, घूंघट हो या किसी भी तरीके का पर्दा हो, वो एक ऑपरेशन की ही निशानी होती है। ये भी एक सच है। पर जहाँ तक पहनावे की बात आती है तो देखिए, सबसे पहले जो चॉइस होनी चाहिए वो महिलाओं की ही होनी चाहिए। उस पर किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो अब अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये रूस को लेकर है, रूस यूक्रेन युद्ध में को लेकर। तो जो हमारे रूस जो हमारा अच्छा मित्र माना जाता है, तो उसके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में भेजने की घोषणा करी है। और उनकी घोषणा के बाद जो है काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ रूस में कुछ लोग उनके खिलाफ ही जो है इस पर विरोध कर रहे हैं। जो इस युद्ध का भी विरोध कर रहे हैं और जो उनकी नीतियाँ हैं रही हैं वैसे भी, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखिए, रूस में ऐसा है कि आप अगर इस युद्ध के खिलाफ कुछ ऐसा बोले तो आपको जेल जाने का भी खतरा रहता है। बहुत लोगों को वहाँ जो है गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसका विरोध वहाँ है। और देखिए, इससे कुछ वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, पक्ष विपक्ष तो दोनों ही होते हैं। पर देखिए, इससे दुनिया को कुछ मिलने वाला है ही नहीं। युद्ध से कुछ किसी को नहीं मिलता है। अब लगभग 7 महीने से ज़्यादा होने को आए हैं और इसका परिणाम नहीं निकला है। आप जानते हैं ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं और वर्ल्ड कह रहा है कि रिसेशन हो सकता है। तो ऐसे हालात जब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध को रोक देना चाहिए। यही ज़रूरी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो ये रूस से संबंधित खबर थी। तीसरी खबर जो है वो म्यांमार से आई है, जो काफ़ी विचलित करने वाली खबर है। वहाँ सेना ने जो है एक हवाई हमला करे हैं, जिसमें जो है 11 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। उसमें 11 बच्चे शामिल हैं। म्यांमार, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था, सरकार को गिरा दिया था। और उस समय जो तत्कालीन वहाँ के लीडर थे ऊ विन मिंट, तो वो जो है उनकी सरकार गिर गई थी। और अब जो है
मिलिट्री का शासन वहाँ है, और जब से मिलिट्री का शासन वहाँ रहा है तो मानव अधिकार जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के काफ़ी वहाँ केसेस वहाँ से आए हैं, और अभी एक का उदाहरण ये रहा है। सैन्य सरकार है, उनका कहना है कि ये जो स्कूल में जो विद्रोही छिपे थे, उनके खिलाफ ये जो है उन्होंने कार्रवाई करी है, बट ये वाकई शर्मनाक है, और इसे लेकर जो है भारत को भी इसकी निंदा करनी चाहिए, और जितने भी जो ह्यूमन राइट्स पे जो है विश्वास करते हैं, इसकी आलोचना करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब ऐसी कुछ जब भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो बच्चों को और महिलाओं को ही पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगली खबर हम बढ़ते हैं, तो ये कनाडा से रिलेटेड है। तो विदेश मंत्रालय ने जो है, जो कनाडा में बसे हमारे नागरिक हैं, तो उन्हें जो है सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से घृणा अपराध, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो ऐसे मामलों में जो है उन्हें सतर्क रहने को कहा है हमारे नागरिकों को। जो तो भारत सरकार ने उसके लिए एडवाइजरी भी जारी करी है। आप जानते ही हैं कि कनाडा में काफ़ी अभी विवादों में रहा है। ये आपने देखा होगा कि जो अभी रेफरेंडम भी वहाँ हुआ है खालिस्तान को लेकर, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रखी थी, और रेसिज्म तो रहा है, भारतीय छात्रों पर हमले जो हुए हैं वो लेकर भी जो है चिंता जाहिर करी है। तो जो आप भी जो है अपनी जो खबरें आप भी जो है नज़रें बनाए रखें इसे लेकर। वहीं अब अगली खबर हम की ओर हम बढ़ते हैं, वो नेशनल न्यूज़ जो हमारी है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो होने वाले हैं इस साल, शायद अंत तक हो, नवंबर तक, तो उन्होंने जो है वहाँ समीक्षा करी है विधानसभा चुनाव की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस अंत तक वहाँ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इस महीने के अंत तक, शायद नवंबर में हो। तो क्योंकि दिसंबर को वहाँ कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो 68 लेजिस्लेटिव सीटें वहाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। जो करेंटली अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं, और बीजेपी की ही वहाँ सरकार है अभी। तो एक पहाड़ी राज्य है, ये देखना रोचक होगा कि आखिर कौन जो है वहाँ जीतेगा, क्योंकि फिर गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये दोनों राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, और गुजरात तो वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एक गृह राज्य है, और अमित शाह का भी गृह राज्य है। तो और हिमाचल प्रदेश, तो इन दोनों राज्यों में देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस बार, क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो है हर 5 साल में सरकार बदलने का एक तरीके से रिवाज रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। हालांकि जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो यहाँ भी एक तरीके से ऐसा ही रहा था कि हर 5 साल जो है सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार भी जो है बीजेपी की सरकार आई थी, और ये देखना रोचक होगा कि अब हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। तो ये थोड़ा राजनीति और की खबर थी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो उत्तराखंड विधानसभा में अभी जो ये 2016 से 2021 के बीच जो 250 भर्तियां हुई हैं, वो जो है रद्द कर दी गई हैं। असल में जो वहाँ की विधानसभा अध्यक्षा हैं ऋतु भूषण खंडूरी, उन्होंने एक समिति 3 लोगों की जो है जांच समिति बैठाई, और उस समिति में क्योंकि भर्तियों को लेकर काफ़ी विवाद था, और ये था कि जो है नियम अनुसार भर्तियाँ नहीं हुई हैं, तो फिर जो है जांच करी उन्होंने, और अपनी रिपोर्ट जो है ऋतु भूषण खंडूरी को सौंपी, और ये पाया गया है कि वाकई में जो है नियमानुसार जो है भर्तियां नहीं हुई हैं, और ये जो 250 भर्तियां वहाँ हुई थी 2016 से 2021 तक, तो रद्द कर दी गई हैं। बाकी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो 2016 में जो है ये 150 जो तदर्थ नियुक्तियाँ हुई, 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियाँ, 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियाँ, और उपनल के माध्यम से हुई जो 22 नियुक्तियाँ हुई, तो ये सब जो है रद्द कर दी गई हैं। और समिति ने भी अपनी जांच पर ये पाया था कि नियम उसका पालन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लगा लीजिए विज्ञप्ति भी नहीं निकली, और जो है भाई भतीजावाद जो वो सही टर्म एक यूज़ किया गया था, तो वो वही देखने को मिला है। यहाँ तक कि क्लास 2 अफसर्स भी बन गए हैं, लगा लीजिए बिना मेहनत के। वहीं बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, लोग इतनी मेहनत करते हैं, और यहाँ जो है अगर आपका कोई कनेक्शन है तो आपको ऐसी जो है क्लास 2 अफसर तक बना दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। और राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार भी जो होता है, उसके भी जो है कहीं ना कहीं उसके विपरीत ये बातें हुई हैं। ये अच्छी बात है कि ये
भर्तियां जो है रद्द कर दी गई हैं। अब आगे इसमें क्या होता है अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इससे जुड़ी कुछ और भी अहम बातें रही हैं। तो 2011 से पहले की जो भर्तियां जो भर्ती वहाँ हुई है, तो उसमें विधिक राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो उससे पहले की जो भर्तियां हुई थी वो उसमें कर्मचारी अब नियमित हो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं। तो उसके जो जो निर्णय लिया जाएगा उसे लेकर वो विधिक राय के बाद ही जो है कार्रवाई की जाएगी उस पर। वहीं जो विधानसभा सचिव हैं मुकेश सिंघल, उन्हें भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है और उसके उनके खिलाफ भी जांच बैठा दी गई है। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बतानी थी। वहीं अब थोड़ा स्पोर्ट्स को लेकर भी हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। आज जो है, आज यानी कि 24 सितंबर का दिन है, और आज भारतीय महिला की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट की, तो एक लेजेंड जो भारतीय महिला क्रिकेट की हैं, झूलन गोस्वामी, वो आज अपना अंतिम एक दिवसीय मैच खेलेंगी और उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लेंगी। तो झूलन गोस्वामी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वेस्ट बंगाल में जन्मी, और हम जब भी वुमेंस क्रिकेट या क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट की ही बात आएगी तो उनका नाम जो है वो लिया जाएगा फास्ट बॉलिंग में। काफ़ी उन्होंने उनका एक शानदार करियर रहा। हालांकि देखिए, जो जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो महिलाएं टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलती हैं पुरुषों के मुकाबले, और उन्होंने भी काफ़ी कम, लगभग 1 दर्जन के आसपास उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेले और अच्छा प्रदर्शन उसमें भी रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में जब सबसे ज़्यादा विकेट लेने की बात अगर हम करेंगे तो वो झूलन गोस्वामी ही हैं। झूलन गोस्वामी ने ओडीआई क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। वहीं आज का जो मैच है इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स पे अभी चल रहा होगा करेंटली, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ है, जो उनका इतना लंबा करियर रहा। और जो मलाल उनके लिए रहा, वो कहती भी है कि वर्ल्ड कप ना जीत पाना, क्योंकि अभी भारतीय महिलाओं ने आज तक अभी कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप रहा हो। हम फाइनल में ज़रूर पहुंचे हैं बट अभी तक जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इस बात का उन्हें पछतावा, पछतावा कहें या फिर देखिए, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक टीस तो शायद उन्हें रहे। तो ये उनके बारे में है क्रिकेट के बारे में, झूलन गोस्वामी के बारे में हमने बात की। वहीं एक और लेजेंड के बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है, वो है रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर जानते हैं आप लोग, जैसे कि उनके बारे में जानते ही होंगे, वो टेनिस खिलाड़ी हैं और स्विट्ज़रलैंड के वो हैं। उन्होंने भी जो है टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने लगभग 20 ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किए। अगर इस पीढ़ी की बात करें करेंटली, तो अपने समकालीन जो उनके थे, चाहे वो जो अभी भी खेल रहे हैं, चाहे वो नोवाक जोकोविच हो, चाहे वो राफेल नडाल हो, उनसे जो है काफ़ी टक्कर उन्होंने उन्हें दी। और इन तीनों की तिगड़ी को हम काफ़ी जानते हैं, तीनों को ही। और काफ़ी अच्छा मुकाबला हमने देखने को मिला है जब भी इन लोगों का मुकाबला हुआ है, चाहे वो जोकोविच, नडाल हो, या खासकर राफेल नडाल और रोजर फेडरर को का हमने जो मुकाबला देखा है, या रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविच का। तो मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं आपको बताऊं तो रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जब दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे तो वो देखने में बहुत मज़ा आता था। वहीं ग्रैंड स्लैम की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते। अभी ग्रैंड स्लैम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ग्रैंड स्लैम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है टेनिस में, और केवल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। तो विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन जो उनका रहा वो विंबलडन में रहा, और जो एक ही बार वो फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन जब होता था, क्योंकि वो क्ले में खेला जाता था, जो उसकी सरफेस होती थी, उसमें वो थोड़ा मतलब इतना थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, क्योंकि एक ही बार वो जीते हैं उस पर। तो इतना कामयाब वो नहीं रहे फ्रेंच ओपन में, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि वो लेजेंड है और पसंदीदा। अगर चाहे रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच और आप राफेल नडाल में कंपेयर करेंगे तो मेरे फेवरेट जो है वो राफेल नडाल ही रहे हैं। और भारत के जो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के भी जो है रॉजर फेडरर जो है फेवरेट रहे हैं। वहीं एक स्पोर्ट्स से जुड़ी एक खबर और बतानी ज़रूरी है। कल जो है यानी कि शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है नागपुर में खेला गया। तो वेट आउटफील्ड की वजह से ये मुकाबला थोड़ी देरी से हुआ और 8-8 ओवरों का मैच हुआ। और इस मुकाबले में जो है भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी और इस बार जो है 1-1 से सीरीज जो है बराबर कर ली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वो सवाल जो है एक्चुअली ईरान से संबंधित ही है, तो आपको बताना है कि ईरान की राजधानी क्या है। तो कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।